हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ही रहे होंगे। तो ये है हमारी आज 8 जून की क्लास। तो आज हम कवर करेंगे इसमें 8 जून के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने करंट अफेयर्स की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है? निर्यात गंतव्य का तात्पर्य है कि ऐसा वो देश जिसे हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि माल बेचते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा देश है जो भारत का सबसे बड़ा तीसरा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर ये उभरा है? तो देखिए वो देश है आपका नीदरलैंड। ठीक है, ये बात हो रही है आपकी नीदरलैंड। तो देखिए आंकड़ों के अनुसार, किसके आंकड़ों के अनुसार? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के। कौन देखता है इसे? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में जो नीदरलैंड है वो अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य यानी कि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनके ये उभरा है। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए। दूसरे पर कौन है? यूएई। और अब आ गया है तीसरे पर नीदरलैंड। ठीक है, तो भारत नीदरलैंड के बीच जो 2023 में व्यापार हुआ था वो हुआ था 21.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर का। अब जो वर्ष 2024 में बढ़कर कितना हो गया है? 22.36 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये हो गया है। देखिए ये जो निर्यात है मुख्य रूप से माल के शिपमेंट में वृद्धि के कारण ये हुआ है। और माल जो हमारा जो आपको पता है जो कौन कौन सा अधिकांश माल एक्सपोर्ट होता है, कौन कौन सा शिपमेंट होता है, जिसमें है हमारे पेट्रोलियम उत्पाद है, बिजली का सामान है, रसायन है और फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयां शामिल है। ठीक है, तो नीदरलैंड की बात हो रही है। तो देखिए ये मैप में ये है नीदरलैंड। ठीक है, आपको पता है इसकी राजधानी ये रही एम्स्टर्डम। ये इसके सराउंडिंग देश कौन से हैं? बेल्जियम है, जर्मनी है, यहाँ डेनमार्क है और यहाँ यूके है। ठीक है, नॉर्थ सी में ये स्थित है। देखिए नीदरलैंड की बात हो रही है तो यूरोप महाद्वीप में स्थित ये देश है। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम और मुद्रा है यहाँ की यूरो। मुद्रा क्या है? यूरो यहाँ की मुद्रा है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 81वें इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इसकी एजीएम, एजीएम का मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 81वीं IATA की जनरल मीटिंग है वार्षिक। इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। भारत कब करेगा? ये होगी देखिए 2025 में। 2025 में जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं मीटिंग होगी, 81वीं जो वार्षिक इसकी बैठक होगी, उसका जो मेजबानी है वो भारत करेगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले भारत ने ये जो मेजबानी है 1958 में की है और उसके बाद 1983 में की है। और 1983 के बाद भारत, अब देख लीजिए कितने वर्षों बाद भारत ये अब इसकी मेजबानी करेगा। 1983 के बाद अब सीधे 2024 में ये मेजबानी हो रही है। एक्चुअल में जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA है क्या? ये क्या है? विमान उद्योग से ये संबंधित है। किससे? विमान उद्योग से। ठीक है, इस दौरान क्या है, दुनिया की जितनी भी सभी विमानन कंपनियां हैं और विमान जितने भी विनिर्माता हैं, इस उद्योग से जुड़ी जितनी जो संस्थाएं हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके जो प्रमुख हैं और शीर्ष अधिकारी हैं, वे इस जो बैठक है उसमें हिस्सा लेते हैं और उसमें विमानन क्षेत्र पर ये चर्चा करते हैं। ठीक है, बात हो रही है IATA की यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। ये क्या है? ये क्या है? दुनिया की एयरलाइनों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ है जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कनाडा में। कनाडा में कहाँ है? मॉन्ट्रियल में। इसका कहाँ है मुख्यालय? मॉन्ट्रियल, कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, चर्चित डंकी रूट यानी डंकी मार्ग निम्न में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जो डंकी मार्ग है वो आपका
इस्तेमाल किया जाता है इलीगल, वैसे तो ये क्या कहते हैं इलीगल माइग्रेशन के लिए ये यूज होता है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि डंकी मार्ग एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बताया है कि भारत के कुछ संगठन हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिन्होंने एक साल में क्या किया है, लोगों को डंकी मार्ग के थ्रू, डंकी मार्ग क्या होता है, देखिए डंकी मार्ग किसी एक देश से दूसरे देश में जाने का, अवैध रूप से जाने का जो रास्ता है उसे हम डंकी मार्ग कहते हैं। देखिए आपको पता है यदि आपको अमेरिका जाना है तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उस प्रोसेस के बाद ही आप एक लीगल रूप से अमेरिका जा सकते हैं। आपको पता है, अमेरिका की बात नहीं कर रही हूँ, आप किसी भी देश में जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां का जो फर्दर प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पैसे लेकर लोगों को बहका लेते हैं, बहला लेते हैं और उन्हें एक गलत रूट से, गलत वे से दूसरे देश में भेज देते हैं। तो वो जो अवैध रास्ता है, ठीक है, किसी एक देश से दूसरे देश में जाने का अवैध रास्ता है, उसी को हम डंकी रूट कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी पिछले एक साल में क्या हुआ है, लोगों को डंकी मार्ग से दूसरे देशों में भेजकर 1,000 करोड़ से अधिक की अवैध कमाई की। ठीक है, अवैध कमाई की है। देखिए तो ये किसने की है, अब मैं आपको बताती हूँ। आपको पता ही है डंकी यात्रा को डंकी उड़ान के नाम से भी हम जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जैसे हरियाणा के लोग हैं, ये अवैध रूप से कहाँ है, यूएस से जाने की कोशिश करते हैं। तो ये कैसे जाते हैं, देखिए पहले तो ये यहाँ से इंडिया से इक्वेडोर चले जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको ये रास्ता दिखाया गया, आपको ये दिखाया गया है से आप ये किस तरीके से जाते हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सीधे लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से ये लोग इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से ये लोग फिर ग्वाटेमाला आए, ग्वाटेमाला से ये यूनाइटेड स्टेट्स, यानी ये एक रोंग प्रोसीजर है जिससे ये ऐसे। अब देखिए ये क्या करते हैं, पहले ये यूएस से गए, उसके बाद ये पहले यूएस से जाने के लिए पहले इक्वेडोर जाते हैं, फिर क्या करते हैं, यूएस से पहुंचने के लिए मेक्सिको के रास्ते, रोड से जाते हैं, ये बाय रोड जाते होते हुए ये अमेरिका में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक इलीगल वे है और इस इलीगल वे से लोगों ने पिछले एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई इन्होंने कर दी है। वैसे ये इलीगल माइग्रेशन की बात नहीं है, ये है इलीगल मनी की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा लॉन्च करेगा। तो भारत किसके साथ ये संयुक्त सैटेलाइट मिशन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है तृष्णा, तो भारत लॉन्च करेगा ये फ्रांस के साथ मिलकर। ठीक है, तो भारत और तृष्णा साथ मिलकर किस पर वर्क कर रहे हैं, तृष्णा पर। ठीक है, ये क्या है तृष्णा जो है, ये भारत की, आपको पता है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, यानी स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है CNES, यानी कि द नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एटमेस्ट तृष्णा के जरिए पृथ्वी की सतह की ये निगरानी करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये तृष्णा पर वर्क कर रहे हैं। और तृष्णा जो है वो क्या करेगी, सैटेलाइट है ये क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट है। ठीक है, ये पृथ्वी के तापमान की निगरानी रखेगी, पृथ्वी का तापमान कब बढ़ रहा है, कब ये घट रहा है, कब मेंटेन ये हो रहा है, कैसे कैसे, तो इस टेम्परेचर को ये निगरानी करेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, ओलेग कोनेन ओलेग कोनोनिन को अंतरिक्ष में 1,000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। जो ओलेग कोनोनिन को किस देश से ये संबंधित है, तो देखिए जो ओलेग कोनोनिन को है ये है रशिया के, ठीक है, रूस के ये व्यक्ति हैं। ठीक है, तो रूसी कॉस्मोनॉट हैं ओलेग कोनोनिन को, अंतरिक्ष में इन्होंने 1,000 दिन पूरे कर लिए हैं और ये पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में रहकर 1,000 दिन रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड कितना था, 878 दिन का था और ये था गेनाडी पडालका के नाम ये। ठीक है, गेनाडी पडालका के नाम था, ये भी रूस के ही है, रूस के ही हैं। 878 दिन का दिवस का रिकॉर्ड इनके नाम था और अब इन्होंने 1,000 दिवस का रिकॉर्ड बनाकर यानी कि 3 वर्ष देख लीजिए इन्होंने कम से कम ज्यादा ही कंप्लीट किए हैं इसमें। अब बात आती है ओलेगा कोनेंको को सोयूज MS-24 इन्हें इस स्पेसक्राफ्ट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा गया था जहां इन्होंने 1,000 दिन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में नीली चींटी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है पैरा पैरा ट्रेचिना ब्लिट्स, पैरा पैरा ट्रेचिना ब्लिट्स का नाम है और ये इस प्रजाति की खोज की गई है।
तो आपसे पूछा गया है इसकी खोज कहाँ की गई है, तो देखिए इसकी खोज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के यिंगपो गांव में एक अनोखी चींटी की खोज की गई है। ये नीले रंग की चींटी है और ये जो पैरापैरा ट्रेचिना है उस वंश से ये संबंधित है। इसका नाम भी पैरापैरा ट्रेचिना ब्लू ही रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस, ठीक है, फाइव आइज अलायंस के गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को अपने सैन्य बलों में शामिल करने का निर्णय इन्होंने लिया है। फाइव आई अलायंस जो है उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो फैसला लिया है ये आपका, पहले तो हम ये देख लें कि इसमें, अच्छा इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा देश शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें फ्रांस शामिल नहीं है। इसमें जो है 5 देश शामिल हैं जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। इसमें क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने फाइव आइज अलायंस के जो गैर नागरिक निवासी हैं उनको अपने सैन्य बल में शामिल करने का इन्होंने डिसीजन लिया है। फाइव आइज अलायंस एक्चुअल में है क्या, ये एक खुफिया गठबंधन है, इंटेलिजेंस अलायंस है ये, जिसमें ये 5 देश हैं, यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका उद्देश्य क्या है, खुफिया जानकारी को ये देश आपस में साझा करते हैं। ये जो पांचों देश है ना, ये इस खुफिया एजेंसी को आपस में साझा करते हैं। ठीक है, ये एक नेटवर्क है आपस में इनका साझा करने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ये हम कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 7 जून को। ठीक है, तो 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और इसकी हिस्ट्री आप इसे नोट कर लें कि आप 7 जून को हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। आपको पता है इसको मनाने की शुरुआत 2018 में की गई, ठीक है, और जो हमने पहली बार ये मनाया वर्ष 2019 में हमने विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा दिवस पहली बार मनाया था। भारत की बात कर लेते हैं फूड सेफ्टी के मामले में। तो भारत ने जो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या-क्या प्रयास किए हैं, क्या-क्या प्रयास किए हैं, तो इसमें भारत ने शुरू किया था सबसे पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम भारत लेकर आया, ये आया था 2013 में। उसके बाद मिड डे मील परियोजना शुरू की गई वर्ष 1995 में। मिड डे मील परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? इसे पीएम पोषण के नाम से अब जाना जाता है, मिड डे मील योजना 1995। अगला प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2020 में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो जो ओशियन रिपोर्ट है ये जारी की गई है आपकी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अहम विषय है, इसे जरा थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। तो देखिए एनएक्शन क्या है, एक्चुअल में क्या है, जब धूप उस पर पड़ती है समुद्र की सतह पर तो वो एब्जॉर्ब करता है उसे गर्मी को, तो उससे क्या हो रहा है, महासागरों का तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, जो वाटर है समुद्र का उसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। ठीक है, तो जिससे ऑक्सीजन कम होने से क्या हो रहा है, समुद्री जीवन और मानव अर्थव्यवस्थाओं का आपको पता है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब उसकी ऑक्सीजन कम होगी तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उन पर कितना डीप इफेक्ट पड़ेगा। देखिए ये छोटे से मैप से आपको समझाया गया है। ये जो आपका जितना भी एनवायरमेंटल, जितना भी आपका ये फैक्ट्री और ये सब है, इनसे निकलने वाली वेस्टेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको पता है जाती है समुद्र में, नीचे जाती है। और ये क्या करती है, समुद्र में रहने वाली जो ऐसी उगने वाली जो प्रजाति है, उन जो छोटी छोटी जो पेड़ पौधे हैं उनको बुरी तरह से ये नष्ट कर रही है। दूसरा ये देखिए जो सनलाइट है उस जब वो उसकी हीट इतनी ज्यादा सन सतह पर पड़ती है तो ये क्या करती है, इसे एब्जॉर्ब करती है। जब एब्जॉर्ब करेगी तो ऑक्सीजन, जो समुद्र में क्या होगा, तापमान बढ़ेगा और ऑक्सीजन लेवल इसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। जो समुद्र का जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जो समुद्री जीवन पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट ये डाल रहा है। ठीक है, अब हम महासागरीय अम्लीकरण को एक बार देख लेते हैं। देखिए वायुमंडलीय जो CO2 है उसके कारण अम्लीकरण आपको पता है बढ़ रहा है। ठीक है, ये सागर का पीएच देखिए, ये सागर का पीएच देखिए। इससे क्या होगा, अम्लीकरण बढ़ने से समुद्री जीवों पर जो बहुत ज्यादा खतरा है। समुद्र स्तर में आपको पता है अभी वर्तमान में जो वाटर लेवल है समुद्र का उसमें वृद्धि हो रही है। वृद्धि कितनी हुई है, देखिए 1993 से समुद्र स्तर लगातार बढ़ रहा है। देखिए जब ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं
और लगातार पानी की वेस्टेज जारी है, तो ये पानी लास्ट में कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है, और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है। उससे क्या होगा? तटीय क्षेत्रों में बाढ़ और भूमि का नुकसान हो रहा है। जो द्वीप है समुद्र में, उनके डूबने का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब क्या है? एक बेहतर निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। तो यूनेस्को द्वारा स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट 2024 इन्होंने ये जारी की है। ये बहुत अहम विषय है। देखिए, पानी का जो दुरुपयोग है और उसका सही तरीके से प्रयोग ना होना, जो वेस्टेज, जरूरत से ज्यादा पानी हमारा समुद्र में जा रहा है, हमारे ग्लेशियर्स जरूरत से ज्यादा पिघल रहे हैं। क्यों पिघल रहे हैं? हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसका नुकसान न केवल मनुष्यों को बल्कि समुद्र में रहने वाली प्रजाति जो है उनको भी भुगतना ये पड़ रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो वो पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है जिसने भारत का यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाया है? तो देखिए वो देश बना है आपका पेरू। ठीक है, पेरू वो देश बना है। पेरू की बात करते हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और बात करते हैं बीसीआरपी यानी द सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ पेरू। इन्होंने क्या किया है? यूपीआई के लिए समझौता किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा आपको पता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को अपनाने वाला ये दक्षिण अमेरिका का देश बन गया है। और आपको पता है जब यहाँ यूपीआई चलेगा तो भारतीय भी इसे यूज कर सकेंगे, और ये भारत की साख को बढ़ाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पेरू में क्या होगा? रियल टाइम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म स्थापित करना इसका उद्देश्य है। उसे तत्काल और तुरंत पेमेंट की जा सकेगी, और देश की जो नगदी है, नगदी आधारित जो लेन देन पर निर्भरता है वो काफी कम हो जाएगी, और डिजिटल पेमेंट का उपयोग बढ़ जाएगा, जिससे और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। एनपीसीआई की बात करते हैं। ये जो यूपीआई है ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक पेमेंट सिस्टम है, और इसे लॉन्च किया गया था वर्ष 2016 में। अच्छा, सबसे पहले यूपीआई को किसने जो है लॉन्च किया था अपने देश में? ये किया था नेपाल ने। ठीक है, जो अपनाने वाला देश था यूपीआई को, कोई विदेशी देश, जो हमारा विदेश है, कोई कोई भी ऐसा देश जिसने सबसे पहले यूपीआई को अपनाया था, वो कौन था? वो नेपाल था। ठीक है, तो चलिए ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, आप अपनी पढ़ाई बढ़िया से जारी रखें, रिवीजन लगातार करते रहें। तो चलिए हम आपको मिलते हैं आप कल की क्लास में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।